हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं अपने क्लास 10th के साइंस के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर बच्चों 4 की तरफ। और इसको स्टार्ट करते हैं आज। आप लोग अगर याद करो तो लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या किया था बच्चों। हमने लेक्चर नंबर 3 में लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी, सेकंड नंबर की रिएक्शन जिसको कहते थे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमने अब दो रिएक्शंस पढ़ ली हैं, कॉम्बिनेशन और दूसरी पढ़ ली है डीकंपोजिशन। अब चलते हैं बच्चों थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ बच्चों चलते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा सीधे एग्जांपल लिखते हैं, डेफिनेशन तो हम लिख ही देंगे थोड़ी देर में। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1 से इसको समझते हैं, डेफिनेशन तो हम लिख ही लेंगे। मैंने कहा हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट का कौन सा सॉल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का CuSO4। ठीक है, कॉपर और सल्फेट। अब आयन से बनाना आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है, काफी बार हमने बता दिया है। मैंने कहा हमारे पास कॉपर सल्फेट करके एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास कॉपर सल्फेट करके एक सॉल्यूशन है। मैंने कहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिएक्शन अगर मैं आयरन से कराऊं, किससे कराऊं? आयरन से। तो एक बात इसके बारे में यहां पे लिखना चाहूंगा या बताना चाहूंगा खाली पहले। मैंने कहा जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने कहा जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैंने कहा आयरन क्या करेगा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उससे हटा देगा और अपना जुड़ जाएगा कॉपर की जगह। ठीक है, और बना लेगा आयरन सल्फेट FeSO4। FeSO4 फेरस सल्फेट बना लेगा, प्लस कॉपर मेटल बच्चों इससे अलग हो जाएगा, प्लस कॉपर मेटल इससे अलग हो जाएगा। तो रिपीट करते हैं। मैंने कहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने आयरन मिलाया। आयरन मिलाने से मेरे पास फेरस सल्फेट, उससे मेरे पास फेरस सल्फेट बन गया, उससे मेरे पास फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर मेटल अलग हो गया, और उससे कॉपर मेटल बच्चों अलग हो गया। बात क्लियर है? नोटिस कर लो, इस बात को नोट कर लो, तुम्हारे सामने है। अच्छा एक बात बताऊं, जो ये CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट होता है बच्चों ब्लू कलर का। मैं इस बात को लिख भी दूंगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू इन कलर, ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। एक्चुअली ये हमारे सिलेबस की एक एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी भी है, उसमें मैंने आयरन डाला। आयरन का जो कलर होता है बच्चों ग्रे कलर का होता है। आयरन कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। और फेरस सल्फेट जो होता है बच्चों वो ग्रीन कलर का टर्न हो जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है अब ये। और कॉपर जो होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का या रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, आराम से सुनोगे, आराम से कहानी है एक। तो क्या हुआ, जब कभी भी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, एक ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है, मैंने कहा आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, जब कभी भी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देगा तो बच्चों उसको कहते हैं, उसकी जगह ले लेगा तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे, हम सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखेंगे। तो मैंने कहा व्हेनेवर a more reactive element, whenever a more reactive element displaces a less reactive element, displaces a less reactive
एलिमेंट, मैंने कहा whenever a more reactive element displaces a less reactive element from its compound to give products, from its compound to give products, it is known as displacement reaction. It is known as a displacement reaction. क्या कहते हैं उसको? A displacement, उसको कहते हैं बच्चों displacement reaction. उसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे. मैंने कहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था हमारे पास. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है बच्चों ब्लू कलर का. मैंने कहा हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का होता है. उसमें मैंने आयरन मेटल को डिप किया, या ऐसा एक्टिविटी है कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें आयरन नेल डिप करेंगे. आयरन नेल, लोहे की कील. मैं तुम्हें बताता हूं क्या करेंगे हम लोग. मैं तुम्हें बताता हूं हम लोग क्या करेंगे. बहुत ही ध्यान से सुनोगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनोगे. देखो मैंने कहा मान लो मैंने कहा मान लो हमारे पास एक बीकर है. ठीक है, मैं इस बात को तुम्हें समझाता हूं थोड़ा अच्छे से. ठीक है, अच्छा बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे सर आपको तो पता है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आपने तो रिएक्शन करवा दी, हमें कैसे पता चलेगा, है ना. तो बच्चों उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो याद करनी पड़ती है. अभी उसको भी बनाएंगे इसके जस्ट बाद. पहले बताना जरूरी था टाइप क्या है ना. तो मैंने कहा एक बीकर ले लेते हैं. बीकर, ठीक है, मैंने कहा एक बीकर ले लेते हैं. ठीक है, मैंने कहा एक बीकर ले लेते हैं और बीकर के अंदर बच्चों भर लेते हैं क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर लेते हैं. ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर भर लेते हैं. ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर ठीक है, ये जो है इसके अंदर ब्लू कलर का जो भर रहा हूं मैं, ये ब्लू कलर शायद कम दिखाई देता है वीडियो में, लेकिन मैंने तब भी भर दिया क्योंकि वो लिख थोड़ा ना रहे, सॉल्यूशन ही तो है, बूंदे बना रहे हैं पानी की जैसी. ठीक है, मैंने कहा ये हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. ये सॉल्यूशन काय का है मैंने कहा, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. ये मैंने कहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. मैंने कहा कैसे कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैंने कहा ब्लू कलर का होता है. मैंने कहा कैसे कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है. मैंने क्या किया, इसके अंदर एक आयरन की नेल, लोहे की कील डिप कर दी बच्चों. मैंने इसके अंदर एक लोहे की कील डुबा दी. अभी डुबाऊंगा इसको, गिराऊंगा मैं इसके अंदर. ठीक है, मान लो ये मेरी एक लोहे की कील है. मैंने एक लोहे की कील ली और इसके अंदर इसको डुबा दिया है. ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, आयरन नेल है. मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा आयरन नेल है. मैंने कहा ये लोहे की कील मैंने इसके अंदर डुबा दी. अच्छा, अब मैं इसको डुबाने जा रहा हूं अंदर. तो एक काम करते हैं, मैं इस डायग्राम को दोबारा से एक बार कॉपी करूंगा उधर पे. ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा उससे. मैंने कहा मैंने लोहे की कील ले ली और इसको इसके अंदर डुबाना चाहा. बहुत ही ध्यान से देखोगे अब. ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखोगे. ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखोगे. मैं इसको भी मिटा देता हूं, दोबारा आयरन नेल बना देता हूं. मैंने इस आयरन नेल को इसमें डुबा दिया सॉल्यूशन में, कुछ इस तरीके से.
ठीक है, मेरी ये वही आयरन की नेल है जो उस टाइम इसको अंदर डालना चाह रहा था, मैंने डाल दिया अंदर वो। ठीक है, ये मेरी आयरन नेल है बच्चों। मैंने क्या नोटिस किया, जैसे ही मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप की तो आयरन रिएक्ट कर गया ये इस नेल का सारा कॉपर सल्फेट से, और इसने सॉल्यूशन को बना दिया फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्या बना दिया? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया, जो कि ग्रीन कलर का होता है बच्चों। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का बच्चों फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, मैंने कहा ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है हरे रंग का बच्चों, हरे रंग का, ग्रीन कलर का। ठीक है ना, मैंने कहा ग्रीन कलर का बन गया ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, सॉरी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जैसी उसमें आयरन नेल डाली वो ग्रीन कलर का टर्न हो गया बच्चों। तभी कहते हैं एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बल्कि इसको सबसे पहले मार्क करता हूं। मैंने कहा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, इससे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन या एक्टिविटी जो तुम्हारे सामने हो रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं दोबारा कर दूंगा बच्चों, मेरे को थोड़ा सा समय दो, सब दोबारा कर दूंगा। क्या है ना, अच्छे से बनाना चाहिए साफ। थोड़ा बोर्ड में भी ये सफाई वफाई का आप लोग ध्यान दोगे, थोड़ा काम अच्छे से करोगे भाई सीबीएसई में, वहां थोड़ा सा ना सफाई से फायदा होता है नंबरों का। अंडरस्टैंडेबल राइटिंग बनानी है, साफ सुथरी बिल्कुल, और ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है ऑल दो, क्योंकि बोर्ड में ना सीबीएसई में बच्चों अलाउड नहीं होता है ज्यादा, तो मैं सिर्फ एक ब्लू पेन ले जाना अलाउड होता है, ब्लू पेन से कर सकते हो जो करोगे। ठीक है ना, और कोई पेन बोर्ड में लिखते भी नहीं हम लोग, मतलब कलरफुल पेन नहीं यूज कर सकते हो, हाइलाइटर वो क्या कहते हैं उसको, व्हाइटनर नहीं यूज कर सकते हो, ये सब नहीं यूज कर सकते हो। मैंने कहा फेरस सल्फेट है ये, ग्रीन कलर का हो गया है। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आयरन नेल में। मैंने एक और चीज नोटिस करी, ये जो आयरन नेल था ये रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है। कैसा हो गया है? रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का, ऐसा कुछ रेडिश ब्राउन कर दिया मैंने हल्का सा, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी मार्क कर देता हूं मैं किसी तरीके से। ठीक है, या रहने दो, थ्योरी में लिख देंगे। ठीक है ना, तो मैंने कहा ग्रीन कलर का टर्न हो गया, तो इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चे सोचते हैं सर इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्या है इसके बारे में हमारे सिलेबस में, तो हम कहते हैं बच्चों हमारे सिलेबस में इसके बारे में क्या है मैं बताता हूं। सवाल है कि क्या तुम ऑब्जर्व करते हो जब एक आयरन नेल को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, या तो ये आएगा, अभी लिख रहा हूं ऑब्जर्वेशन, या ये आएगा व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्यों कलर चेंज होता है, ये नहीं बताएंगे किससे किसमें, बस ये बताएंगे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें किसको डिप किया जाता है, आयरन नेल को डिप किया जाता है। तो बच्चों तुम लोग को इसमें लिखना पड़ेगा द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट बिकॉज, मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, the color of copper sulfate solution, the color of copper sulfate solution changes from blue to green when an iron nail is dipped in it because when an iron nail is dipped in it, मैंने कहा द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट
बिकॉज iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper, therefore displaces copper. Iron is more reactive than copper, therefore it displaces copper. Therefore it displaces copper from copper sulfate solution. Copper sulfate solution. Therefore it displaces copper from copper sulfate solution to form ferrous sulfate या iron sulfate. Copper sulfate solution to form ferrous sulfate. ठीक है, because iron is more reactive than copper, therefore it displaces copper from copper sulfate solution to form ferrous sulfate, which is green in color. Which is green in color. अच्छा, एक और बात इसमें मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं. ठीक है, एक और बात मैं इसमें एक्स्ट्रा लिख रहा हूं. A reddish brown coating, a reddish brown coating of copper is also observed on the iron nail. A reddish brown coating is also observed on the a reddish brown coating of copper, sorry, a reddish brown coating of copper नहीं लिखा हमने ना, a reddish brown coating of copper is also observed on the iron nail. ठीक है, a reddish brown coating of copper, a reddish brown coating of copper लिखना है बच्चों, यहां पे ऐड कर देता हूं उसको. A reddish brown coating एक सेकंड. A reddish brown coating of copper. ठीक है, a reddish brown coating of copper is also observed on the iron nail. ठीक है बच्चों. अच्छा, तो इस रिएक्शन को अगर तुम लोग चेक करोगे तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी. इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, तो बच्चों उसका आंसर तुम लोग लिखोगे तो सही, लेकिन उसमें ये रिएक्शन भी जरूर लिखोगे. ये बात बच्चों याद रखना, उसमें तुमने रिएक्शन भी लिखनी है. कोई दूसरा ऑप्शन आप लोग के पास नहीं है कोई दूसरा ऑप्शन. मैंने कहा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई डज ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, तो आप लोग लिखोगे द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट because iron is more reactive than copper, therefore displaces copper from copper sulfate solution to form ferrous sulfate, which is green in color. A reddish brown coating of copper is also observed on the iron nail. CBSE point of view से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. along with रिएक्शन लिखोगे बच्चों उसको. ठीक है बच्चों, पहले इतना लिख लो. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ठीक है बच्चों, नोट कर लो. अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ. मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये तो मुझे पता चल चुका है.
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये तो मुझे पता चल चुका है। अब मैंने कहा एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2 के तौर पे लिख रहा हूं ऑल दो उसको मैंने कहा क्या होता अगर उल्टा होता, तो मतलब इस बार उल्टा होता, सॉल्यूशन होता FeSO4, उसकी रिएक्शन में कराता कॉपर से, FeSO4 की रिएक्शन में करवाता कॉपर से, तो क्या होता? तो क्या होता? मैंने कहा क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए रिएक्ट कर जाता है, लेकिन कॉपर तो कम रिएक्टिव है ना आयरन से, तो बच्चों इसका आंसर आता है नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। मैंने कहा इसका रीजन भी मैं बता सकता हूं आप लोगों को, मैंने कहा इसका रीजन भी बता सकता हूं कि एस कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, मैंने कहा क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। यह कारण है बच्चों इसके पीछे का, यह कारण है इसके पीछे का, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये सब मुझे पता कहां से चल रहा है, ये सब मुझे पता कहां से चल रहा है वो भी बात करेंगे अभी। 1 मिनट का मुझे और समय दो। मैंने कहा फेरस सल्फेट, मैंने कहा कॉपर, मैंने कहा नो रिएक्शन। ठीक है ना, मैंने कहा नो रिएक्शन। अच्छा ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा एक रिएक्टिविटी सीरीज नाम का एक टॉपिक होता है जिसको जान के ये बात समझ में आएगी, जो कि हमने मेटल नॉन मेटल में भी आप लोगों को पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, या एसिड बेसिस में भी बताया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ये टॉपिक मेटल नॉन मेटल और एसिड बेसिस में रिपीट करता है दोबारा बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज वाला टॉपिक। तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग अगर देखोगे तो मैंने कहा रिएक्टिविटी जो सीरीज है हमारे पास ना, ये इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं, मैंने कहा इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स, इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स in which they are arranged, in which they are arranged in the decreasing order, in the decreasing order of their reactivities, in the decreasing, in which they are arranged in the decreasing order of their reactivities, decreasing order of their reactivities। अच्छा जैसे इसमें क्या क्या मेटल्स आते हैं, मैंने कहा ये शुरू होती है, एक फ्रेज याद रख सकते हो आप चाहो तो, मैं बता रहा हूं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ऑल्दो हो सकता है कि तुम अपनी खुद की ट्रिक लगा लो उसको बनाने के लिए। मैंने कहा एक ट्रिक यूज कर सकते हो जिसको कहते हैं PSC मैजेंटल, PSC मैजेंटल, ZINTL, PHC मैजेंटल, फिर HCMS GP। ठीक है, PSC मैजेंटल, HCMS GP, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये बच्चों हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होती है, PSC मैजेंटल, HCMS G। ये होता है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक। ठीक है, अगर चाहो तो इसकी मदद से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो इसको इसकी मदद से आप लोग याद कर सकते हो। क्लियर है बात? क्लियर है स्टूडेंट? सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा क्या सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात क्लियर हुई क्या क्लियर? ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा ट्रिक आप लोग के बहुत काम आएगी, ये ट्रिक आप लोग के बहुत काम आएगी, इसको संभाल के रखो, एग्जाम में नहीं लिख के आनी है ये, ऐसा ना हो एग्जाम में लिखा हो,
हाँ, लेकिन याद करने में काम आएगी बहुत ज्यादा, ये हमें पता है कितनी काम आती है, क्योंकि हमें भी याद इसी की वजह से हुआ था हमारे टाइम पे। ऑल्दो क्या होता है ना बच्चों, एक समय बाद फिर ट्रिक नहीं चाहिए होती है, इतना पढ़ाने के बाद आज हमें ट्रिक की जरूरत नहीं होती है याद करने के लिए, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा होता है, क्लासेस इतनी ज्यादा है ना, फिजिक्स पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, बायो पढ़ानी है, 10th में मैथ्स पढ़ानी है, 11 12 मैथ्स पढ़ानी है, तो सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हेल्पफुल तो रहती हैं जी, बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज में लिख देता हूं। मैंने कहा सबसे पहले लिखूंगा P फॉर पोटेशियम। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा पोटेशियम, फिर मैं लिखूंगा बच्चों सोडियम, सोडियम, फिर मैं लिखूंगा बच्चों कैल्शियम, फिर मैं लिखूंगा बच्चों कैल्शियम, PSC, तीन चीजों लिख दी। इसके बाद मैजेंटल, मैंने कहा बारी आ जाती है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद बारी आ जाती है बच्चों जिंक, ZINC, जिंक, ZN। उसके बाद आयरन, निकल, टिन और लेड, आयरन, निकल, टिन और लेड। आयरन है Fe, निकल है Ni, ठीक है, लेड है Pb, टिन होता है बच्चों Sn, ठीक है। फिर आता है बच्चों हाइड्रोजन, फिर आता है बच्चों हाइड्रोजन। ये तुम लोग सोच रहे होगे ये हाइड्रोजन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में कहां से आ गया। बच्चों ये मेटल नहीं होता, सही बात है, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता। हाइड्रोजन ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मामला, ना वो मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है ना उसे नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है, वो मेटल नॉन मेटल में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्यों है, मैंने कहा इसके ऊपर को सारे एलिमेंट्स को हाई रिएक्टिव माना जाता है, नीचे को फिर लो रिएक्टिव में आ जाते हैं। और ये जो हम ऊपर से नीचे को आ रहे हैं ना बच्चों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। क्या है ये, मैंने कहा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। मैंने कहा ये कुछ नहीं है और नई चीज, मैंने कहा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। मैंने कहा और भी एलिमेंट्स हैं बचे हुए अभी। मैंने कहा हाइड्रोजन के बाद बारी आती है कॉपर, मरकरी, सिल्वर की। मैंने कहा कॉपर, कॉपर होता है बच्चों Cu। अब जगह नहीं है तो यहां लिख देते हैं कॉपर। तुम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल नीचे को लिखी जाती है बच्चों सीधा, ऐसा मत सोचना कि रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे लिखते हैं जैसे मैं अगल बगल लिख रहा हूं, नहीं। कॉपर के बाद बारी आती है बच्चों मरकरी, मरकरी Hg। फिर बारी आती है बच्चों सिल्वर, सिल्वर Ag। फिर बारी आती है बच्चों गोल्ड Au। फिर बारी आती है प्लेटिनम Pt, प्लेटिनियम Pt। अच्छा ये भी क्या है बच्चों, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ही है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है और कोई नई चीज नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज भी मेरी पूरी हो चुकी है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लो बच्चों इसको, फिर आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। बेसिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक माना जाता है, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि केमिस्ट्री की रिएक्शन इसके बिना होती नहीं है। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ मैंने कहा हमने क्या जाना, हमने आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग की स्टार्ट की और उस रिएक्शन में हमने एक एक्टिविटी करी कॉपर सल्फेट वाली। और मैंने बोला रिएक्शन इसलिए हो गई क्योंकि कॉपर ज्यादा आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से।
फिर मैंने एक बार चेक किया उल्टा करके, मैंने कहा रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, मैंने साइड में लिखा भी है। फिर मैंने कहा तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव, मैंने कहा ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये मैंने लिखे इधर और इधर है, लेकिन मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तुम चाहो तो इसको बिल्कुल सीधा नीचे, मेरे पास जगह नहीं थी ना, मैंने इसे नीचे एडजस्ट नहीं करा, ठीक है, मैं छोटा करता तो एडजस्ट हो जाता, फिर दिखता नहीं वो आप लोगों को। तो मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद करनी है, इससे पता चलता है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा मेटल कम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही एक्टिविटी है इस चैप्टर में, एक एक्टिविटी इस चैप्टर में और है, मतलब इस टॉपिक में और है। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलेंगे अब, ठीक है, 10 मिनट का काम है बच्चों, उसमें थोड़ा लंबी है वो। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। देखो हमने बच्चों क्या किया, हमने बच्चों लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और उसमें उसकी रिएक्शन करा दी जिंक से। मैंने कहा हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और उसकी रिएक्शन करा दी जिंक से। किससे करा दी बच्चों? उसकी रिएक्शन मैंने करा दी Zn से। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो उस डिस्प्लेस कर देगा। मैंने कहा है, मैंने कहा हाइड्रोजन तो इतना नीचे है, जिंक तो ये रहा, ये पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे, मैंने कहा डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट ZnSO4 बना देगा, ZnSO4 बना देगा, ठीक है, ZnSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस इसके दौरान रिलीज हो जाएगी। मैंने कहा मैंने एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें जिंक की छोटी छोटी बॉल्स ऑल्सो नोन एज जिंक ग्रैन्युअल्स डाल दिए, तो मैंने नोटिस किया उस सॉल्यूशन से बबल्स निकलने लगे। बबल्स निकलने का मतलब है सॉल्यूशन से इफरवेसेंस हो रही है, इफरवेसेंस। इफरवेसेंस का मतलब बच्चों होता है बुदबुदाहट की आवाज आना, और ये तभी होती है जब सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन के दौरान कोई गैस बन रही होती है। जब सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन के दौरान कोई गैस बन रही होती है उसको इफरवेसेंस कहते हैं। इफरवेसेंस तो हो रही थी, लेकिन मुझे यह थोड़ा ना पता चला ना उससे कि गैस हाइड्रोजन है, ये तो मुझे रिएक्शन से पता चला। तो प्रैक्टिकली कैसे पता चला होगा कि वो गैस हाइड्रोजन है? हमने किया होगा बच्चों टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अब वो सीखेंगे, ऑल्दो वो हमने फिर से एसिड बेसिस में दोबारा पढ़ाया था, एसिड बेसिस में होता है या पढ़ाएंगे एसिड बेसिस में, ठीक है ना, आप लोग जब पढ़ोगे तो वहां तुम्हें मिलेगा वो। मैंने कहा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने कहा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने कहा इसकी रिएक्शन करा दो बच्चों जिंक से। किससे? इसकी रिएक्शन करा दो जिंक मेटल से, जिंक मेटल से Zn। मैंने कहा जिंक सल्फेट बन गया, मैंने कहा और हाइड्रोजन गैस बनी। लेकिन मुझे यह बात साबित करके दिखानी है कि गैस हाइड्रोजन ही बनी है, और मैंने कहा हाइड्रोजन गैस बनी। तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूं, इसी का हिस्सा है लेकिन, हाँ, टेस्ट फॉर H2 गैस हेडिंग डाल देता हूं। मैंने कहा टेस्ट करके देख लेते हैं कि जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन ही बनी है या कुछ और बनी है। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा लेंथी डायग्राम है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों आराम से, ठीक है ना। 5 मिनट लगेगा डायग्राम बनाने में मुझे, थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों, ठीक है। मैं सबसे पहले तो बच्चों एक टेस्ट ट्यूब बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब बनाने जा रहा हूं, ठीक है। और 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 ये जो टेस्ट ट्यूब है मेरी बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जो टेस्ट ट्यूब है मेरी बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने एक स्टैंड में रख दिया है। टेस्ट ट्यूब के किस में रखा है? एक टेस्ट ट्यूब के स्टैंड में रखा है बच्चों। मैं स्टैंड भी बना दे रहा हूं टेस्ट ट्यूब का, ठीक है, ध्यान से देखोगे बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब का स्टैंड भी बना दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा समय लूंगा मैं इसमें, लेकिन बेहतरीन समझाऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है ना। मैंने कहा टेस्ट ट्यूब का ये स्टैंड मैंने लिया है,
ठीक है, मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है मेरा, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जो आप लोग के सामने है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसमें मैंने टेस्ट ट्यूब होल्डर से टेस्ट ट्यूब को लगा रखा है। इसमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से टेस्ट ट्यूब को लगा रखा है, मैं लगा के दिखाता हूं बच्चों। कुछ इस तरीके से इसमें टेस्ट ट्यूब को मैंने चिपका रखा है या जोड़ रखा है या रोक रखा है, वो तुम्हारी भाषा है अपनी, जैसा आप उसको बोलना चाहो। ठीक है, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। कुछ इस तरीके से बच्चों इसमें टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, मैंने कहा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया बच्चों। ठीक है, क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। 2 मिनट का समय दो, मैं बढ़िया करके बना दूंगा डायग्राम। रुको है बच्चों, जल्दीबाजी के चक्कर में यही होता है। ठीक है, मैंने कहा मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया है इस टेस्ट ट्यूब में। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? मैंने कहा इसमें भरा है, थोड़ा सा रंग दिखेगा नहीं ना, पीले रंग से लिखते हैं बच्चों। मैंने कहा ये जो है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। मैंने कहा ये जो है ये मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। मैंने कहा टेस्ट ट्यूब होल्डर है, अभी लिखता हूं। ठीक है, मैंने कहा ये अभी इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है ना। मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। ठीक है, मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। ठीक है, मैंने कहा टेस्ट ट्यूब होल्डर है। बात सुनोगे अब। मैंने कहा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा है। मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों ऊपर से एक रबर का कॉर्क लगा दिया, रबर का कॉर्क, और उसके अंदर रबर कॉर्क लगाने के बाद मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक ट्यूब जैसी डाल दी इसके अंदर। मैंने इसके अंदर एक ट्यूब जैसी डाल दी है बच्चों। अंदर अगर कोई भी गैस पैदा होगी तो वो ट्यूब उसको लेके आएगी। मैंने कहा अंदर मैंने छोटे छोटे जिंक के गोले डाल दिए, टुकड़े, ये छोटे छोटे गोल गोल बना रहा हूं मैं। ये क्या है बच्चों? जिंक के ग्रैनुअल्स हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जिंक के टुकड़े हैं। ठीक है, मैं बता दूं इनके बारे में। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा जिंक के ग्रैनुअल्स, जिंक के ग्रैनुअल्स, जिंक के ग्रैनुअल्स हैं बच्चों। ठीक है, जिंक के ग्रैनुअल्स है, छोटे छोटे टुकड़े। मैंने कहा जब इसमें छोटे छोटे जिंक के ग्रैनुअल्स डाले गए तो नोटिस किया गया इसके अंदर एक गैस बनने लगी जो इकट्ठा होने लगी। और क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक रबर का ढक्कन, एक रबर का कॉर्क टाइप का लगा दिया है, इसको मैं बोलूंगा रबर कॉर्क, इसको मैं बोलूंगा रबर कॉर्क। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा रबर कॉर्क। क्या बोलूंगा इसको? मैंने कहा इसको मैं बोलूंगा रबर कॉर्क, रबर का ढक्कन जो उसको बिल्कुल सील करता है, ऊपर से पैक करता है ताकि अंदर से कुछ भी बाहर ना आ पाए।
अच्छा, अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, तो इसके लिए मैं अंदर एक ट्यूब डाल देता हूं, छोटी सी पतली सी, एक पतली सी ट्यूब अंदर डालूंगा, जिसको मैं बोलूंगा बच्चों कुछ देर बाद डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलूंगा इस ट्यूब को मैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और इतना डुबाऊंगा अंदर कि सॉल्यूशन में ना डूबे वो, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन में ना डूब जाए बच्चों, इतना इतना। ठीक है, ये मेरी डिस्चार्ज ट्यूब है बच्चों, ये मेरी डिस्चार्ज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। अब मैं डिस्चार्ज ट्यूब से इस गैस को कहीं लेके जाना चाह रहा हूं, मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब से इस गैस को कहीं ले करके जाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं इससे इस डिस्चार्ज ट्यूब को कहीं ले करके जाना चाह रहा हूं। देखो आप लोग के सामने ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं, तुम्हारे सामने, इसीलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में अच्छे से आए बच्चों। एग्जाम में अगर आए तो एटलीस्ट तुम लोग कुछ लिख तो पाओ। ठीक है, मैं ये ट्यूब ही बना रहा हूं, अभी ट्यूब खत्म नहीं हुई है मेरी। मैंने कहा मान लो ये है मेरी ट्यूब। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये है मेरी वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात कर रहा था। ठीक है ना, चलो इसको यहां जोड़ देते हैं बच्चों, इससे कुछ इस तरीके से। और अब एक काम करते हैं, इस ट्यूब को जोड़ने के बाद ठीक है, मैंने कहा ये ट्यूब है मेरी, मैंने इनको आपस में जोड़ दिया है। जो भी गैस बनेगी वो ये ट्यूब लेकर के आएगी। ठीक है, जो भी अंदर गैस बनेगी उस गैस को ये ट्यूब लेकर के आएगी। ठीक है ना, मैंने कहा जो भी अंदर गैस बनती है उसको ये ट्यूब लेकर के आएगी। कौन सी ट्यूब बच्चों? डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के आएगी। अच्छा, इसको कहां लेके जाएगी ये? मैंने कहा ये लेके जाएगी किसी एक और बीकर में, एक दूसरे बीकर में मैं लेके जाता हूं इसको। सुनना बात ध्यान से आप। ठीक है, मैंने कहा ये इसको लेके जाएगी किसी एक दूसरे बीकर में, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इसको लेके जाएगी किसी दूसरे बीकर में, जिसको मैं बोलूंगा बच्चों सोप सॉल्यूशन वाला बीकर। उसमें क्या होगा? उसमें साबुन का पानी भरा होगा उस सॉल्यूशन में। वो स्पीकर में क्या भरा होगा? सोप सॉल्यूशन भरा होगा। ठीक है, सोप सॉल्यूशन भरा होगा। तो एक बीकर बना देता हूं, मैंने कहा इस बीकर में क्या भरा हुआ है? मैंने कहा इस बीकर में भरा है सोप सॉल्यूशन, और उसमें सॉल्यूशन के अंदर डुबा दी है मैंने ये ट्यूब। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर डुबा दी है। ये क्या भरा है मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने कहा ये भरा है सोप सॉल्यूशन, ये भरा है। बल्कि मैं एक काम करता हूं, उसको नीचे को लिखता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा क्या भरा हुआ है? मैंने कहा ये भरा है सोप सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्या लेके आ रहा है? मैंने कहा ये वहां से वो गैस जो वहां प्रोड्यूस हो रही थी ना, वो लेके आ रही है बच्चों। क्या लेके आ रही है? वहां से वो गैस जो प्रोड्यूस हो रही थी उसको इसमें बबल कर रही है, बबल। वो गैस लेके आएगी तो यहां उसको
कहीं तो उसको छोड़ेगी ना बच्चों, उस गैस को कहीं तो छोड़ेगी वो इस गैस को, तो वो यहां लेके आ रही है उस गैस को। ठीक है ना, इस गैस को यहां लेके आ रही है। एक मिनट रुको, उसको मैं अंदर डाल दूंगा, टेंशन मत लो उसकी। यहाँ तुम सोचोगे सर क्या कर रहे हैं, सर बढ़िया कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहा हूं मैं कुछ। ठीक है, ठीक हो गया। ये मेरा बीकर है जिसमें सोप सोल्यूशन भरा है। जैसे ही इसमें मैंने कहा ये मैं डालने लगा, तो मेरे सोप के बबल्स फूलने लगे इसके अंदर। यहां से ना सोप के बबल्स बच्चों फूलने लगे, सोप के बबल्स। ठीक है, किसी एक बबल के पास में जाके एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती ले गया बच्चों। किसी एक बबल के पास जाके मैं एक जलती हुई कैंडल ले गया। ठीक है, मैं किसी एक बबल के पास गया और उसके पास जाके लेके गया बच्चों जलती हुई एक मोमबत्ती। जैसे ही मैंने सोप बबल के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती रखी, यार वो नहीं होता वो हम हाथों से साबुन लगा के ऐसे फुलाएं तो बबल्स बनेंगे, तो यहां भी तो बच्चों सोप सोल्यूशन है, उसमें बबल कर रहे हो, कोई गैस आती जा रही है उधर से, तो वो गैस क्या करेगी उसको, वो गैस उसमें बबल्स ही तो फुलाएगी, है ना, बबल्स तो फुलाएगी उस गैस, वो गैस उसमें। तो ऐसे यहां भी फूलते हैं बबल, जैसे नॉर्मली हम फुलाते हैं। वो नुमाइश में भी मिलता है बच्चों, एग्जीबिशंस में मिलता है। एक वो सोल्यूशन होता है डब्बी में, उसमें वो ऐसे फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं, वही तो कहानी है। बबल्स यहां भी बनते हैं। मैंने कहा जैसे ही ऐसा किया, मैंने कहा ये बबल जो है वो ब्लास्ट बर्स्ट कर गया। मैंने कहा सोप बबल बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। क्या बोला, मैंने कहा सोप बबल बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। मैंने कहा सोप बबल पॉप साउंड प्रोड्यूस करता हुआ फट जाएगा। ठीक हो गया, ये तो मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, पॉप साउंड का मतलब क्या है, पॉप साउंड क्यों प्रोड्यूस हुई, इसके बारे में अब बात करते हैं। मैंने कहा ये हाइड्रोजन गैस की ही खासियत होती है कि वो जब भी जलती है ना, हाइड्रोजन गैस जब भी कभी जीवन में बर्न करे, तो वो बर्न करते समय पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इस थ्योरी को इतनी ज्यादा जो हमने लिखी हुई है। ठीक है, मैंने कहा व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स are added to a test tube, are added to a test tube, comma then soap bubbles, sorry, comma then a gas is produced, a gas is produced, गैस का नाम नहीं बता रहा हूं, gas is produced which is carried with the help of a discharge tube, which is carried। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, मैंने कहा ये है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इसको कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब इसको कहते हैं बच्चों। मैंने कहा विच इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब, विच इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब, ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब, and is bubbled and is bubbled and is bubbled to a soap solution, and is bubbled to a soap solution, soap solution, full stop। मैंने कहा ड्यू टू दिस सोप बबल्स फिल्ड विद गैस आर प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू विच लिख दो, ड्यू टू विच, ये बबल्स के अंदर कौन सी गैस भरी है, यही वाली तो भरी है जो प्रोड्यूस हुई है, ड्यू टू विच सोप बबल्स filled with gas, filled with gas are produced, full stop। मैंने कहा when a burning candle is brought near, when a burning candle is
brought near, when a burning candle is brought near a soap bubble, comma, then the bubble bursts, bubble फट जाता है बच्चों, bubble bursts, 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 producing a pop sound and a little explosion, producing a pop sound and a little explosion, थोड़ा सा धमाका भी होता है, फुल स्टॉप। मैंने कहा अब मैं कंक्लूजन लिखने वाला हूं, मैंने कहा सिंस ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स, ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स, हाइड्रोजन गैस बर्न्स producing a pop sound, producing a pop sound, therefore the gas produces hydrogen gas, therefore the gas produces हाइड्रोजन गैस। जो गैस बन रही है बच्चों वो कौन सी बन रही है? हाइड्रोजन गैस। ये बात मैंने साबित कर दी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहां पे खत्म हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा कर लिया होगा। तो बच्चों मेरी एक बात सुनोगे आप लोग, मेरी एक बात सुनोगे, बहुत ही ध्यान से सुनोगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनोगे। अब चौथे नंबर की रिएक्शन को और पांचवें नंबर की रिएक्शन को और कुछ एक आध और रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देखोगे, लोगों तक पहुंचाओगे। बाकी हमने सारे धीरे धीरे चैप्टर्स बनाते जा रहे हैं तुम्हारे क्लास 10th के। मिलते हैं बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, बहुत बढ़िया चीजों के साथ मिलेंगे बच्चों तुम्हारे बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।